आज का विषय आपने देख लिया है, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही उत्तेजक, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अब एक और राज्य में यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। असम के विधानसभा में इसका जो विधेयक था वो पारित हो चुका है और इसके बाद की जो प्रक्रिया है, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय आदि से अनुमोदन मिलने के उपरांत ये स्वतः वहां पर लागू हो जाएगा। तो ये जो संहिता बनी है ये और लागू होने जा रही है असम में, ये भारत का वैसे देखा जाए तो तीसरा राज्य बना है असम। सर्वप्रथम यह संहिता लागू हुई थी उत्तराखंड में, जहां संयोगवश मैं अभी बैठा हूं। दूसरा राज्य बना गुजरात और तीसरा राज्य बनने जा रहा है अब असम। इससे पहले की पृष्ठभूमि ये है कि गोवा में पहले से ही, जब पुर्तगाली वहां पर शासन कर रहे थे, तभी से ही वहां पर समान नागरिक संहिता लागू थी। तो इस प्रकार से आप मानिए कि देश के 4 राज्यों में यह संहिता लागू हो चुकी है। अपने आप में यह बहुत बड़ी घटना है और इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उन पर भी हमारी विवेचना होगी। वो आप समझिए कि वो कितने अच्छे परिणाम होंगे देश के लिए, विशेषकर हिंदू समाज के लिए, वो वर्णनातीत है। तो उन परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जानना है कि अभी अभी तुरंत भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ और उसके तुरंत बाद वहां पर जो है विधानसभा में एक प्रकार से समझिए पहला विधेयक इसी विषय का प्रस्तुत किया गया, उस पर चर्चा हुई, उस पर मतदान हुआ और मतदान के उपरांत विधेयक पारित हो गया। तो यह अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, विशेषकर असम के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि असम इस देश का उन राज्यों में आता है जो सर्वाधिक प्रताड़ित रहे हैं मियां के द्वारा। उसका कारण यह है कि असम जो राज्य बना है वो तो बंगाल के विभाजन के बाद बना, परंतु उसके पहले भी जो असम था, करीब 100 साल से समझिए, जब से मुस्लिम लीग का गठन हुआ है उस समय से ही मुसलमानों की दृष्टि में यह राज्य रहा है। क्योंकि इतिहास साक्षी है, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर अहोम राजा जब राज करते थे तो उन अहोम राजाओं ने विशेषकर औरंगजेब, जहांगीर आदि को 17 बार पराजित किया था। संयोगवश मेरी पुस्तक भी असम पर है, नामघर। आप में से जो भी रुचि रखते हो असम को समझने की या उसको विस्तार से पढ़ने की, वो मेरी पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। मैंने उन युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है और ये संसार के लिए अपने आप में बहुत बड़ा दृष्टांत है कि औरंगजेब को पता नहीं कितनी बार अहोम राजाओं ने कैसे पराजित किया। कभी कभी कहते हैं 1 लाख 2 लाख सैनिक उनके होते थे, वहां जाते थे और वो पिट जाते थे, हार जाते थे, परास्त हो जाते थे। सरायघाट का जो युद्ध था वो अंतिम युद्ध था और सबसे बड़ी बात है कि सरायघाट का युद्ध होता है 1669 में और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके लगभग 35-36 वर्ष बाद तक औरंगजेब जीवित रहता है, परंतु 36-37 वर्ष तक एक बार भी उधर पलट कर देखता भी नहीं। मतलब पराजित औरंगजेब असम को लेकर यह साहस नहीं बटोर पाता कि एक बार फिर से प्रयत्न करें। आप सोचिए उसकी कैसी भयंकर कुटाई या धुलाई हो चुकी थी। और ये भी कहते हैं इतिहास में जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये जो 1669 सरायघाट का युद्ध था जहां बुरी तरह पराजित हुआ औरंगजेब, उसी से सीखा था मराठों ने, विशेषकर छत्रपति शिवाजी ने और शिवाजी के वंशजों ने। और यही कहा जाता है कि अहोम राजाओं से सीख कर ये लोग इतने बलवती हो गए कि औरंगजेब का जो द्वितीय आधा हिस्सा है उसके कार्यकाल का, वो भिखारी की तरह, भिखमंगे की तरह भटकता भटकता बीता और ऐसे ही वो वहां जाकर मर गया दक्षिण भारत में।
उत्तर भारत का उसने मुंह ही नहीं देखा फिर दोबारा। तो असम का ये इतिहास था, परंतु इस पर मुस्लिम लीग के गठन के बाद कुदृष्टि पड़ गई और साथ साथ ईसाइयों की भी कुदृष्टि पड़ गई। वहां के चाय के बागान में ईसाइयों की कहिए कि एक प्रकार से भर्ती होनी आरंभ हो गई और जो ईसाई मिशनरी वाले थे वो घर घर घुसने लगे। तो अहोम राजा के समय में जो असम था, जो संसार के लिए दृष्टांत था, उसको तोड़ दिया गया, उसको दुर्बल किया गया। आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि धुबरी नामक एक जगह है, एक जिला है असम का, जहां पर ये आप समझिए 80, 85, 90% केवल मियां रहते हैं। क्योंकि हुआ ये कि बांग्लादेश की जो सीमा सटी हुई है असम से, उस सीमा को पार करके लाखों की संख्या में बांग्लादेशी जो मियां हैं वो असम में प्रवेश करने लगे। और जो भयंकरतम स्थिति हुई है वो बांग्लादेश के निर्माण के बाद हुई, 1971 के आसपास, जब न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां आए। क्योंकि असम का जो आज का वर्तमान जो एक प्रकार से इतिहास है, विशेषकर 1970 के बाद से असम गण परिषद का उदय, वहां के लोगों का आंदोलन, ये सब वहां का जो धर्म था, वहां की जो परंपरा थी, उसको बचाने के लिए ही सब कुछ किया गया। एक बात और हमको विशेष रूप से जाननी चाहिए असम के विषय में कि एक संस्था है, उसका नाम है असम साहित्य परिषद। शायद ही भारत का कोई राज्य होगा जिसमें साहित्य को लेकर के इतनी जागरूकता होगी, इतनी जागरूकता होगी जितनी असम में। मैं व्यक्तिगत रूप से उस साहित्य परिषद से परिचित हूं और असम का इतिहास यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप वहां भ्रमण करके देखें, तो बच्चा बच्चा वहां के साहित्य से परिचित, भले ही शेष भारत न जानता हो कि लचित बड़फुकन कौन था। लचित बड़फुकन ने क्या कमाल का काम किया, क्या चमत्कार का काम किया युद्ध में, जो संभवतः संसार के युद्ध के इतिहास में एक उदाहरण है। लेकिन असम का बच्चा बच्चा जानता है। वहां के चौक चौराहों पर साहित्य की चर्चा होती है और वहां साहित्यकारों का अतीव सम्मान है समाज। तो आप देखिए कि उस असम को कैसा पंगु बना दिया गया। वहां नाम घर नाम का एक मंदिर होता है, उसी नाम से मैंने अपनी पुस्तक लिखी है। और जो कहते हैं कि हमारे श्रीयुत शंकर देव जी हुए हैं, वही शंकर देव जी थे वहां पर सब चमत्कार कराने वाले। वहां और अच्छी बातें हैं हिंदू समाज में कि वहां जो जाति, जिस व्यवस्था को लेकर उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतनी बातें होती हैं, वैसी जाति व्यवस्था असम में नहीं। समाज एकजुट है भगवान कृष्ण के नाम पर। सारा असम जो हिंदू समाज है वो वैष्णवी समाज है। वहां ही चमत्कार होता है कि कई ऐसे दिवस हैं असम में जब सर पर गीता रखी जाती है और उसके साथ लोग भ्रमण करते हैं, जो पुजारी होते हैं नामघर के, और सारा गांव उनके पीछे पीछे घूमता है। मैं स्वयं नामघर में बैठ चुका हूं, उनके भजन सुन चुका हूं, उनके व्याख्यान सुन चुका हूं और गांव के सारे लोग संध्या काल में अपने उस मंदिर में जाकर बैठते। लेकिन उस असम को मुसलमानों ने तार तार कर दिया और विशेषकर स्वातंत्रोत्तर काल में और बांग्लादेश के निर्माण के बाद कांग्रेस पार्टी ने, एक हमारे पत्रकार होते थे कुलदीप नैयर, उन्होंने बड़ा विस्तार से इसको लिखा है कि उन्होंने किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से बात की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कुलदीप नैयर को अनौपचारिक बातचीत में कि भाई यदि बांग्लादेशी नहीं आएंगे हमारे यहां तो हम कैसे जीतेंगे। तो बांग्लादेशियों को घुसाया गया और उसको किसी को राशन कार्ड, बाद में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिए गए और मियां मियां ही वहां पर हो गया। वहां की परंपरा खतरे में पड़ गई, वहां का धर्म खतरे में पड़ गया। इसके बाद जो है असम समाज उठा है। यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार वहां जीत है, तीसरी बार की, वह भी उसी आंदोलन की उपज है। क्योंकि वो अब मियां को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि असम समाज में मियां था ही नहीं। मैंने तो वहां के युद्धों को जब अध्ययन किया तो होता क्या था, बड़ी रोचक घटना होती थी। हर युद्ध के बाद, क्योंकि सामने वाला पराजित होता था, तो पराजित जो सैनिक हैं उनको वो पकड़ लेते थे, युद्धबंदी बनाते थे। तो स्वाभाविक है उनमें कुछ मियां भी होते थे। तो जो युद्धबंदी मियां थे
वही मियां ओरिजिनल असमिया आज मियां है, अन्यथा वहां मियां का कोई विचार ही नहीं था। वो समाज जानता ही नहीं था कि मियां कौन है। और चूंकि वो युद्ध बंदी थे, पिटे पिटाए लोग थे, मैं उनके लोगों से मिल चुका हूं, उनके वंशजों से। आप जाइए जहां अहोम की राजधानी थी, आपको दिख जाएंगे। तो वो मियां बहुत अलग है, क्योंकि उनको तो शरणार्थी हैं, वो शरण दी हुई थी उनको अहोम राजाओं ने, वो हिंदू के समान हो गए। ये सारी समस्या की जड़ जो है, ये बांग्लादेशी मियां के कारण है, जिनकी कोई संख्या की गिनती नहीं है, कितने आ गए असम में घुस गए। अब उस असम में जो ये एक समान नागरिक संहिता आई है, इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, पहला परिणाम तो क्या है, वो बड़े आनंद का विषय है। मियां के साथ जो एक विशेषता जुड़ी हुई है या दुर्गुण जुड़ा हुआ है, वो है 4 निकाह का। तो 4 निकाह करने का क्या अभिप्राय होता है? आप समझिए, 4 निकाह करने का अभिप्राय ही होता है बहुत बच्चों का जन्म। कोई पूछ सकता है कि भाई बहुत बच्चों का जन्म कैसे होगा? तो उसका कारण इस प्रकार है कि मान लीजिए मैंने पहला निकाह किया और पहली जो मेरी बीवी बनी, उससे कुछ बच्चे हुए और मैंने उसको लात मारी। वैसे तो मैं 4 रख सकता हूं एक साथ, तो दूसरी भी मैं ले आया, मेरे पास पैसे हैं, तो इसके भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे होंगे, और यदि तलाक दे देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, तो बच्चों के साथ क्या है इस्लाम में कि बच्चों पर कोई अधिकार मां का नहीं होता, क्योंकि वहां स्त्री तो है ही नहीं, वहां तो बीवी है, औरत है, और औरत जो है आदी है, अकल से आदी है, दिमाग से आदी है, खोपड़ी से आदी है, तो वो बच्चा कैसे पाल सकती है? तो बच्चों का संरक्षण कभी भी इस्लामी कानून के हिसाब से मां के पास नहीं। तो मान लीजिए वो पिता के पास रह गया, बाप के पास बच्चा रह गया, या बच्चे रह गए, अब ये जो औरत कहीं और जाएगी किसी और पुरुष के पास, तो इसकी भी इच्छा होगी कि हमारे बच्चे हों, तो ये फिर बच्चा करेगी। इस प्रकार से जो औरतें हैं वहां पे बच्चा जनने की मशीन बन जाती। तो ये पहला तो इसका परिणाम ये होगा कि जो TFR है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, उसका मतलब ये होता है कि एक स्त्री अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो प्रजनन काल जितना लंबा होगा उतने अधिक बच्चे पैदा होंगे। तो मियां में क्या होता है कि भाई प्रजनन काल, एक तो नाबालिग छोटी बच्ची को ले लिया और वो बच्चे पैदा करती जा रही। आप ताजमहल को जाकर देखिए, उसमें जो मरी थी, जिसके नाम पर ताजमहल कहते हैं शाहजहां ने बनवाया, वैसे वो फर्जी बात है। तो वहां पर एक प्लाक लगा, उस पर लिखा हुआ है कि वो जो मुमताज थी वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी जब वो, मतलब मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता कि सुअर के भी बच्चे इससे कम होंगे, चूहे के भी बच्चे इससे कम होंगे। इस प्रकार का प्रजनन मियाइन करती है। कारण क्या है? तो ये कारण है 4 निकाह। तो पहला तो जो इसका सुपरिणाम है वो ये है कि उसका TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, क्योंकि एक मर्द के पास एक ही बीवी रहेगी, तो उसमें इसकी सीमा बंधेगी। दूसरा जो इसका सुपरिणाम है वो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के बाल विवाह का, कहिए कि उसको प्रतिबंधित कर दिया है। और लड़की की आयु निर्धारित, क्योंकि मियां में, इस्लाम में लड़की की कोई आयु ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं सुन्नत, सुन्नत का अर्थ क्या होता है? सुन्नत का अर्थ होता है कि जो मोहम्मद ने किया है, मेरे बाप ने किया है, वो मैं करूंगा। तो उसने क्या किया? उसने 6 साल की एक लड़की से जो है निकाह कर लिया। उसका बाप भी रो रहा था, उसकी मां भी रोई थी, भाई 6 साल की बच्ची तो बड़ी छोटी होती। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगा, निकाह कर लिया। तो 9वें साल में उसकी रुखसत हुई, जब कहा कि वो एक प्रकार सोचिए वयस्क हो गई। अकल्पनीय है मानवता के इतिहास में कि कोई पुरुष ये कहता है कि वो जो लड़की है 9 वर्ष की, वो इस योग्य हो गई है कि उसका निकाह हो जाए और वो अपने मियां के साथ रहे। तो क्या होगा कि जितना पहले से उसका निकाह होगा, तो फिर उसका जो प्रजनन काल है वो उतना ही लंबा चला जाएगा, वो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करेगा। तो ये लगाम लग गई, ये दूसरी अच्छी बात हो गई। तीसरी अच्छी बात क्या है? देखिए, हम लोगों को थोड़ा सा भ्रम है। भ्रम इस बात का है कि 3 तलाक पर केंद्र सरकार कानून ले आई, लेकिन वो भ्रम है। वो जो 3 तलाक है वो इंस्टेंट 3 तलाक है।
मतलब मैं बैठा हुआ हूं, गुस्से में आ गया, एक साथ 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। ये कुरान के हिसाब से भी मान्य नहीं। तो कुरान में लिखा हुआ है कि 1 महीना बिताओ, 1 बार तलाक बोलो, 1 महीना बिताओ, दूसरी बार तलाक बोलो, दूसरा महीना बिताओ, तीसरी बार तलाक बोलो, तीसरा महीना बिताओ। और इसका इसका तर्क ये दिया गया है कि इस बीच में जो तलाक दे रहा है उसका मन मानसिक स्थिति कहीं सुधर जाए, वो उसका चित्त शांत हो जाए, तो क्या पता वो आगे न बढ़े। लेकिन यदि वो 3 बार तलाक बोल देता है तो फिर वो तलाक हो गया। तो भारत में तलाक वो ऐसे ही जारी है जैसे पहले हो रहा था। इतना ही अंतर हुआ है कि इंस्टेंट तलाक नहीं हो रहा है, एक झटके में नहीं बोल सकता, 3 महीने में बोलेगा। तो मैं उब गया हूं अपनी बीवी से। और मेरे एक मित्र हैं, मियां मित्र हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है यहां पर, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे समाज में एक कहावत है, साग में शोरबा ढूंढ रहा हूं, नहीं मिलेगा तो तलाक दे दूंगा। तो ये वहां पर तर्क है। तो आप ये समझिए कि तलाक कितना बड़ा एक प्रकार से अपराध की तरह है। दूसरा क्या है उससे जुड़ा हुआ पक्ष, कि जो औरत है वो तलाक नहीं दे सकती, वो पिटती रहे, लात जूते खाती रहे, उसको तलाक नहीं मिल सकता। लेकिन यदि वो जिद पर उतारू है कि तलाक चाहिए, तो उसके लिए एक शब्द है, वो शब्द है खुल्ला, कि ये खुल्ला मांग रही है। अब ये खुल्ला क्या होता है? खुल्ला का तात्पर्य है कि यदि औरत तलाक मांग रही, तलाक की व्यवस्था नहीं, यदि वो उब रही है, किसी तरीके से नहीं रहना चाहती, तो खुल्ला ले ले। खुल्ला लेने का मतलब है कि उसको मेहर टेहर कुछ नहीं मिलेगा, एक नया ढेला नहीं मिलेगा, एक नया पैसा नहीं मिलेगा। आज के समाज में जो पढ़ी लिखी मियाइन है या पैसा कमा रही है, स्वतंत्र है, अपने पैर पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, तो ऐसी जो औरतें होती हैं वो ऊब के खुला ले लेती है। परंतु जो पराश्रित हैं, अपने शौहर पर निर्भर हैं, उनके पास लात जूते खाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। तो ये जो तलाक की व्यवस्था है, अब वैसे ही तलाक हो गया कि किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वो तलाक ले सकता है। तो ये एक प्रकार से समझिए महिला और पुरुष में कुछ हद तक न्यायिक समानता है। और इसके बहुत बड़ा परिणाम है, क्योंकि अब उसको उसी प्रकार का भरण पोषण या जो भी है वो मेंटेनेंस का देना पड़ेगा पैसा, जैसे किसी और समाज में दिया जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि इस्लाम में गोद लेना हराम है, और इसीलिए इतना प्रकरण किया गया है कि निकाह पर निकाह करते जाओ, किसी से तो बच्चा हो जाएगा। उसमें यह माना ही नहीं जाता कि मर्द में कोई कमी हो सकती है, कमी है तो दूसरे पक्ष में कमी है। और इसीलिए बार बार निकाह करते हैं, तलाक करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी न किसी तो बच्चा हो ही जाएगा मुझे। इसलिए इसमें क्या है कि उसको गोद लेने का भी अधिकार है। मैं एक महिला को जानता हूं जो मुसलमान है, और उसके बच्चा नहीं हुआ। उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन समाज ने बहुत विरोध किया, अंततः उसने कर लिया इस कानून में। लेकिन ऐसा बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। इसके बाद क्या है कि इसमें जो और जो अच्छी बात है हमारे लिए, वो है लव जिहाद। और इसका आरंभ किया उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने एक चमत्कारिक कानून बनाया। उसने कहा कि कोई किसी से विवाह करे या मैरिज करे या निकाह करे, यदि कहीं से भी किसी को ज्ञात हो गया कि इसमें जो पुरुष है उसने अपनी पहचान छुपाई है, उसने छल किया है, उसने धोखा दिया है, और उसने इस प्रकार से निकाह किया है, तो सीधा जेल। और जितनी बातें मैं कह रहा हूं सब में जेल। दूसरा निकाह तो 7 साल जेल, ये करोगे उसमें जेल, लाख रुपया जुर्माना और जेल, सब में जेल है। और अंतिम बात जो है उसमें लिव इन रिलेशनशिप किया है, क्योंकि हमारे देश में पश्चिम में जैसे चलता है वैसे हमारे यहां भी चलन हो गया है कि कुछ लड़के लड़कियां रहने लग जाते हैं साथ साथ, लेकिन वो दायित्व विहीन है। पंकज जी ने उसका बड़ा विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ में, जो उनका अद्वितीय समाजशास्त्र, उसका उल्लेख भी किया है कि उसमें पुरुष का विशेषकर कोई दायित्व नहीं होता। तो उसका जो उत्तराखंड ने इसको आरंभ किया था, और इसको असम ने भी ऐसा किया है।
तो इसलिए इसका इसका दूरगामी परिणाम जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों में जितनी बदमाशी करने का जो स्कोप है वो सब खत्म। और सबसे सुंदर उपलब्धि इसमें क्या होगी, ये जो मुल्ला मौलवी है जिनमें मुफ्ती होता, मुफ्ती, मुफ्ती का मतलब है जो फैसला करता है न्याय, वो सबकी रोजी रोटी आज से ही बंद असम। अब वो करेंगे तो क्या करेंगे, अब वो भीख मांगेंगे, उनके पास कोई मियाँ जाएगा नहीं, न तलाक में जाएगा न इसमें जाएगा, हाँ निकाह नामा पढ़वाने में जाएगा, वही उसकी अब औकात रह गई, उसके अतिरिक्त उसका कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। और देश में जैसे मैंने कहा गोवा को यदि आप सम्मिलित कर लीजिए चौथे राज्य में हो गया। अब प्रश्न क्या है, मेरे 2-3 प्रश्न है, बहुत बड़े प्रश्न। यूसीसी असम में जब पारित हुआ तो अमित शाह जी का एक उनका वक्तव्य है। उस वक्तव्य में क्या कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना के समय से ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। अब प्रश्न उठता है कि आपका स्थापना काल क्या माने, हम 1980 माने या जनसंघ माने, कुछ भी माने, यदि 1980 से माने तो ये जो सरकार चल रही है आपकी 2014 से, या 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी चल रही थी, और यदि संघी साथी को जोड़ दिया जाए 350 सांसदों की सरकार थी आपकी, तो आपने तो बनाया नहीं। और आज भी आपने पूरे देश में नहीं बनाया। पूरे देश में न बनाने की क्षति आप जानते हैं क्या है? मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि कल को असम में कांग्रेस की सरकार आ जाए, मियां बहुत है वहां, 30% मियां है असम में, किसी कारण से हिंदुओं में एकजुटता कम हो जाए तो क्या होगा, मियां की सरकार आ जाएगी, और मियां की सरकार राज्य में जो कानून है उसको पलट सकती है, फिर क्या करेंगे आप? और ऐसा हो चुका है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसे कानून बनाए थे जिनको चुटकी में उड़ा दिया सिद्धारमैया ने, क्योंकि ये मियां की सरकार है। एक इसका सबसे बड़ी कमी है, रिस्क है। दूसरा क्या है कि आपने सारे देश में कानून तो बनाया नहीं, तो आपने गिनती के राज्य बनाया। अभी उत्तर प्रदेश बाकी है, बिहार बाकी है, महाराष्ट्र बाकी है। अभी केवल मैंने ये सुना, मैंने चेक किया नेट पर, कि आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कितने राज्यों की चुनावी सभा में ये चुनावी वादा किया कि वहां भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाएगी। तो ये भी हाल की बात है जो आपने आरंभ किया। इसमें केवल एक नाम आ रहा है बंगाल का, जिसका चुनाव भी हुआ। तो स्वाभाविक है, आप चुनावी सभा में जाते थे, असम में जाते थे और बंगाल में एक साथ जाते थे, आपने किया। तो अभी तुरंत हम यही आशा कर सकते हैं कि बंगाल में यह लागू हो सकती है। सारे देश में क्यों नहीं? सारे देश में आपकी सरकार नहीं है। हो सकता है कभी भी ऐसा सुयोग न बने कि आपकी सारे राज्यों में सरकार हो। इसका मतलब है तमिलनाडु में आपकी सरकार नहीं बनती आने वाले 50 साल तक, तो 50 साल तक वहां यूसीसी नहीं रहेगी, तो वहां का मियां विचार निकाह करेगा, वहां की जो मियाइन है वो हलाला करवाएगी। इसलिए ये विचित्र स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। वैसे मैं मानता हूं आंशिक सफलता है, उसके लिए उनको श्रेय मिलना चाहिए, और मैं स्वयं बहुत प्रसन्न हूं, उनको साधुवाद। लेकिन इसके साथ ही यदि आप यह मानते हैं कि भाई आटे दाल का भाव पता करना है, मियां विरोध करता है कि नहीं करता है, तो भाई ये प्रयोग आपसे हो गया। मैं उत्तराखंड में बैठा हुआ हूं, यहां पहला हलाला का केस आ गया, और पहला हलाला केस आ गया और मियां सबको वो सख्ते में आ गए, उनको सांप सूंघ गया। अकल्पनीय कष्ट में है वो, क्योंकि वो सब फंसेंगे, क्योंकि हलाला जो है अब एक कानूनी अपराध हो गया है करवाना। दूसरा यह है कि वो संज्ञेय अपराध है। अब जो करवाएगा वो सीधा जेल जाएगा, उसकी जांच हो रही है उत्तराखंड में। तो अब तो हार हिल जाएगा इनका, फेफड़ा हिल जाएगा किसी मियां का, हलाला करने से पहले 5 बार सोचेंगे वो। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और एक्सपेरिमेंट आपका सफल है, आपका प्रयोग सफल है। कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। अब न गुजरात में विरोध हुआ है, न असम में कोई विरोध हुआ है, इसलिए पूरे देश में भी आप लागू करें तो कोई विरोध नहीं होगा। वैसे ही मियां को सांप सूंघ गया है, हो सकता है कल हम लोग उस पर वार्ता करें जो बंगाल में हो रहा है। अकल्पनीय शांति है,
अब तकैया ही करें मियां, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम गाय नहीं काटेंगे, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। वो भले नौटंकी कर रहे हो, ये वचन पहले क्यों नहीं निकल रहा था? इसलिए वो डरे हुए हैं। महाराष्ट्र को देखिए, बंगाल को देखिए, अन्यत्र देखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका प्रयोग हो गया। अंतिम बात मेरी ओर से टिप्पणी यह है कि असम हो या गुजरात हो, आप जगह जगह जो वहां के वनवासी समाज है, पर्वतवासी समाज है, उनको छांट देते हैं समान नागरिक संहिता से। मैं भारत सरकार में अपनी आंखों से देख चुका हूं कि ये जो वनवासी समाज है वो इस कानून से बाहर रहने के कारण कितना अन्याय करता है महिलाओं के साथ। मैं उसका स्वयं साक्षी रहा हुआ। भाई वो क्या मनुष्य नहीं है? आपने क्यों छांट दिया उनको? किस लिए छांटते हैं? क्या वो 4 बार शादी करे तो ठीक है, विवाह करें तो ठीक है, या वो कुछ भी ना माने तब भी ठीक है? वो कौन से व्यक्ति हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। उनमें से जिनको मियां बनना होता है बन जाते, जिनको ईसाई बनना होता हो जाते हैं। कई पीढ़ियां गुजर गई, आरक्षण का लाभ भी उठाते हैं, और आपसे कुछ बनता नहीं है। हो सकता है आपको इस तुरंत इसके लिए कोई समाधान न सूझे, परंतु इस पर आप विचार कीजिए। ये छोड़ना अनुचित है। और इस तर्क से मैं सहमत हूं। यदि कोई भी मुसलमान ऐसा तर्क देता है कि भाई एक समाज को छोड़ दिया, तो सही बात है, केवल मुसलमानों को साधने के लिए आप कानून बना रहे। इस कानून का और दूसरा कोई अभिप्राय नहीं, क्योंकि हिंदुओं का तो पहले से ही कोर्ट बिल है। तो कौन साधा जा रहा है? केवल मुसलमान। तो आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो कहीं से अनुचित आरोप नहीं है। इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा। और एक और छोटी सी बात, वो संभवतः मैं आदरणीय दीदी से उधार लेके बोल रहा हूं, वो ये है कि कहीं ना कहीं मोदी जी अब हिल गए हैं। मोदी जी अब खाली मियां को साधने में लग गए। क्या हो गया मोदी जी को? ये तो हिंदुओं को बांटने चले थे, लेकिन जय जय सिया राम हो गया, जय जय श्री राम हो गया, जय जय हो गई चारों दिशाओं में, और मोदी जी पलट गए। तो मैं यहीं पर रुकता हूं।